गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सोशल साइंस। कल हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यू किंगडम्स एंड द लाइफ ऑफ द पीपल बिटवीन 750 सीई टू 1200 सीई। इस चैप्टर में कल हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए थे उन टॉपिक्स को लेकर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इसमें हमने कल पढ़ा था न्यू डायनेस्टीज इन नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया की जो नई नई डायनेस्टीज बनी थी, क्योंकि हर्षा के टाइम पीरियड के बाद जब उसकी मौत हो गई तो उसके बाद जो उसका कंप्लीट एम्पायर था वो छोटे छोटे हिस्सों में सेवरल स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गया था, जिन पर समंताज रूल करते थे। इन पर रूल करने के बाद इन सब ने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया ताकि ये एक दूसरे के एरिया को, एक दूसरे के राज्य को हड़प सकें। और उन लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने आप को कहा कि वो क्षत्रिय के उत्तराधिकारी हैं, कुछ लोगों ने अपने आप को पांडवास के उत्तराधिकारी बताया, और कुछ ने अपने आप को राजपूत और राजपुत्रास बताया, जिसका मतलब होता है सन्स ऑफ किंग्स। उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशीज, चंद्रवंशीज एंड अग्निवंशीज बताया था। हिस्टोरियंस के जो राजपूत की उत्पत्ति को लेकर, उनके ओरिजिन को लेकर जो हिस्टोरियंस हैं उनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। कोई भी एक परफेक्ट पर्टिकुलर व्यू नहीं है कि जो राजपूत थे वो कब आए थे, कहाँ से आए थे। कुछ कहते हैं कि वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी, कुछ कहते हैं कि वो शक और हून से आए थे। शक और हून इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था उनको, और कईयों ने ये कहा था कि जो मेजर डायनेस्टीज थी नॉर्दर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, उनमें कुछ गुज्जर प्रतिहार्स, चौहान, सोलंकीज, चंदेल्स, परमार्स, पालास और राष्ट्रकूटास थे। जो गुज्जर प्रतिहार हैं वो अपने आप को सबसे मोस्ट पावरफुल राजपूत कहते थे, और वो खुद को सूर्यवंशी कहते थे, और उनका सिंबल था राइजिंग सन, मतलब उगता हुआ सूरज। जो पालास थे उन्होंने बंगाल में, बिहार के कुछ हिस्सों में और नेपाल में 8th सेंचुरी तक, जो 8th सेंचुरी थी, मिडल 8th सेंचुरी से लेकर मिडल 9th सेंचुरी तक उन्होंने इस पर राज किया। और जो गोपाल थे वो पाल डायनेस्टी के फर्स्ट किंग थे। उसके बाद हमने बात की थी राष्ट्रकूटास के बारे में, कि जिन्होंने कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में राज किया था, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था द ट्रिपाइट स्ट्रगल। इस स्ट्रगल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो कन्नौज है वो ट्रेड और कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था, जिस पर एकाधिकार करने के लिए, कब्जा करने के लिए 3 डायनेस्टीज ने आपस में युद्ध किया। उन 3 डायनेस्टीज में थे गुज्जर प्रतिहार्स, पालाज एंड राष्ट्रकूटास। इन तीनों ने इस एरिया को हड़पने के लिए, कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए, इन तीनों ने ही बहुत लंबा युद्ध किया, और फ्रीक्वेंट वॉर्स ने, लगातार युद्ध ने इन तीनों ही डायनेस्टीज को बहुत कमजोर बना दिया था। लास्ट में इन तीनों ने मिलकर एक संधि करने की कोशिश की कि क्यों ना हम एक ट्रिपाइट स्ट्रगल जो इनका हो रहा था, तो क्यों ना हम तीनों ही डायनेस्टीज मिलकर आपस में एक बॉन्ड शेयर कर ले, ताकि इन तीनों ही डायनेस्टीज को किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद भी इन तीनों ही डायनेस्टीज में कोई भी एक डायनेस्टी कंप्लीट कंट्रोल कन्नौज पर नहीं कर पाई। उसके बाद हमने बात की थी सोलंकीस के बारे में, और सोलंकीस के बाद हमने चंदेलास के बारे में बात की थी, और फिर चौहान्स के बारे में बात की थी। जो हमने सोलंकीस के बारे में बात की थी वो अग्निकुल राजपूत थे, और जो चंदेलास थे वो अपने आप को गुज्जर प्रतिहारास के उत्तराधिकारी मानते थे, और ये अपने आप को चंद्रवंशी कहते थे। और जो तोमर्स थे वो भी अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत कहते थे, और जो चौहान्स थे वो अग्निवंशी राजपूत कहते थे खुद को। और इनके सबसे ज्यादा पावरफुल किंग पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें हम पृथ्वीराज 3 भी कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मिलिट्री स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो राजपूत थे उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर कैसा था। कल हमने डिस्कस किया था कि जो राजपूत किंग्स थे वो अपनी आर्मी में राजपूत सोल्जर्स को ही अपॉइंट करते थे, और उनको उन्होंने जो टाइटल्स दिए हुए थे वो महाराजाधिराज, त्रिभुवन और चक्रवर्ती थे। और जो किंग था वो अपनी एक पर्सनल आर्मी रखता था। इन्होंने अपने एरिया को कैसे डिवाइड किया हुआ था, सबसे पहले इन्होंने अपने किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया, फिर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद इन्होंने डिवाइड किया हुआ था सिटीज में, और सिटीज के बाद विलेजेस में। इस तरह से इन्होंने अपने कंप्लीट किंगडम को डिवाइड किया, जिसे ये लोग आपस में ही मिलकर उस पर रूल नहीं करते थे, बल्कि एक जो इन्होंने पर्टिकुलर डिवाइड किया हुआ है सेक्शन, उसको कोई और हेड करता था। जैसे इन्होंने अपने किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया था तो उससे प्रांतपति देखता था। जब इन्होंने उसको स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसको विषयपति देखता था। और उसके बाद जब इन्होंने अपने सिटीज को जितने इन्होंने अपने वो बनाए हुए थे डिस्ट्रिक्ट्स, उन पर इनको आगे इन्होंने सिटीज में डिवाइड कर दिया, जिसे समितिज देखती थी। उसके बाद इन्होंने सिटीज को छोटे छोटे गांव में बांट दिया, जिसका
ग्रामपति जिसको देखता था कि वहां के जो भी मैटर्स होते थे इन्हें यही हैंडल करते थे, और इनका इनकम का जो मेन सोर्स था वो लैंड रेवेन्यू था। अब हम आगे बात करेंगे द डायनेस्टीज ऑफ द साउथ। अभी तक हमने बात की है नॉर्थ डायनेस्टीज की, अब हम बात करेंगे साउथ डायनेस्टीज की। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो साउथ की जो डायनेस्टीज थी उनमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, वो थी चालुक्यास, पांड्यास एंड चोलास। अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जो साउथ की 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी वो कौन कौन सी थी, तो उनमें चालुक्यास, पांड्यास और चोलास थी। तो सबसे पहले हम चालुक्य डायनेस्टी की बात करेंगे। द चालुक्य डायनेस्टी केम इनटू पावर अराउंड 6th century CE. Their territories included parts of present Maharashtra and आंध्र प्रदेश। जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसका अस्तित्व 6th century में नजर आया था, वो पावर में 6th century में आई थी, और जो इसकी टेरिटरीज थी वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को शामिल करती थी। और पुलकेशिन वन established the Chalukya dynasty in around 543 CE. जो पुलकेशिन वन है उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। जो चालुक्याज हैं उन्होंने बहुत सारे अटैक्स फेस किए थे, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स किए थे राष्ट्रकूटास ने। हमने पढ़ा था जो राष्ट्रकूटास थे वो नर्दर्न डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, नर्दर्न रीजन से बिलोंग करते थे। तो जो राष्ट्रकूटास हैं इन्होंने चालुक्यास पर बहुत आक्रमण किए हैं, और यहाँ तक कि जो चालुक्यास थे इनके ऊपर चोलाज ने भी बहुत अटैक्स किए हुए हैं। अब हम बात करेंगे द पांड्यास के बारे में। द पांड्यास वर वन ऑफ द 3 डायनेस्टीज ऑफ सर्दर्न इंडिया हु रूल्ड द टेरिटरीज ऑफ वेस्ट तमिलनाडु एंड कर्नाटका सिंस 300 BCE. They were one of the 3 Movendra kings who controlled the trade routes of southern India. Their capital city was Madurai. जो साउथ की 3 डायनेस्टीज है चालुक्य, पांड्यास और पल्लवास, उनमें से सेकंड मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी द पांड्यास की, जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटका की जो टेरिटरीज थी वो इसमें इंक्लूडेड थी, और इन लोगों पर इन्होंने राज किया था 300 BCE तक, और उनकी कैपिटल थी मदुरई। The most important thing is the famous Meenakshi temple was built by the Pandyan kings. जो हमारा मीनाक्षी टेम्पल है साउथ में जो बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर आप लोग जाएंगे तो आप देखते हैं मदुरई में ये लोकेटेड है, और जो मीनाक्षी टेम्पल है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके बारे में हमने क्लास 5th में भी पढ़ा था आर मटीरियल हेरिटेज में। तो वहां पर जो मीनाक्षी टेम्पल था वो पांड्यन किंग्स के ही द्वारा बनाया गया था। अब हम बात करेंगे द पल्लवास। द पल्लवा डायनेस्टी केम टू पावर इन द बिगनिंग ऑफ द 4th century. 4th century की स्टार्टिंग में पल्लवा डायनेस्टी जो है वो पावर में आई थी। बाय द 7th century दे वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ सर्दर्न इंडिया। लेकिन 7th century तक आते आते ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल डायनेस्टी बन गई हमारे साउथ इंडिया में। Their capital city was Kanchi. जो पल्लवास थे इनकी कैपिटल सिटी कांची थी। The Pallavas were always at war with the Pandyas and the Chalukyas for the Krishna Tungbhadra Doab region. जो हमारे साउथ की 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी चालुक्यास, पांडवास एंड पल्लवास। जो पल्लव डायनेस्टी थी इन्होंने पांड्यास और चालुक्यास जो है इनसे बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी, क्योंकि इनका एक रीजन था दोआब रीजन जिसका नेम था कृष्ण तुंगभद्रा रीजन। उसको हड़पने के लिए उसके लिए इन तीनों डायनेस्टीज में हमेशा युद्ध होता था। Many copper inscriptions of the Pallava dynasty have been found which gave us information about the Pallava genealogy and detail of their administration. They built many architectural structure and rock cut temples. जो पल्लवास थे इनके बहुत सारे हमारे पास कॉपर इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं साउथ इंडिया में। अगर हम कभी वहां जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पल्लवास है उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था, और उसके अलावा जो उनका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स था और रॉक कट टेम्पल्स थे ये उन्होंने बहुत बनवाए हैं। कभी भी हम अगर साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं उनका साइज, शेप, यहाँ तक कि उनका जो इंस्क्रिप्शंस उन पर बनी होती है, डिजाइन्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स बनी होती हैं वो काफी डिफरेंट होती हैं। जो साउथ इंडिया की जो टेम्पल्स होते हैं वो काफी बड़े भी होते हैं, इनफैक्ट उनके ऊपर स्टोरीज भी काफी बनी होती हैं जिन्हें रॉक कट स्ट्रक्चर में उन्होंने बनाया हुआ होता है।